हेलो स्टूडेंट्स, मैं कपिल सर। आइए स्टार्ट करते हैं आपकी सोशियोलॉजी क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे सोशियोलॉजी की फर्स्ट बुक का सेकंड चैप्टर, यानी कि आज हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जिसका कि नाम है आप अपनी स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे, टर्म्स कंसेप्ट्स एंड देयर यूज इन सोशियोलॉजी, यानी कि समाजशास्त्र में प्रयुक्त शब्दावली, संकल्पनाएं और उनका उपयोग। तो स्टूडेंट्स, आप समझ ही गए होंगे इसके नाम से, जैसा कि चैप्टर का नाम है, तो इसका अर्थ निकलता है कि सोशियोलॉजी के अंदर जो टर्म्स यूज होती हैं, यानी कि स्टूडेंट जो शब्दावली प्रयोग की जाती है सोशियोलॉजी के अंतर्गत, उनको आज हम पढ़ेंगे, यानी कि उन टर्म्स को, उन कंसेप्ट्स को आज हम पढ़ेंगे। वे कौन कौन से हैं, क्या उनका काम है और वे किस तरह से सोशियोलॉजी के अंदर प्रयोग की जाती है। तो आइए फटाफट स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, हमने इससे पहले जाना कि सोशियोलॉजी क्या है और हमने सोसाइटी को भी पढ़ा। अब हम स्टूडेंट्स पढ़ेंगे, क्योंकि सोशियोलॉजी तो सब्जेक्ट है, उसके अंदर हमने सोसाइटी को पढ़ा। अब स्टूडेंट्स हम पढ़ेंगे कि सोसाइटी के अंदर वे लोग किस तरह से अपने जो है कुछ उनके स्थायी, अस्थायी, लंबे समय तक चलने वाले या कम समय तक चलने वाले कुछ उद्देश्य, कुछ स्वार्थ होते हैं, जिसके कारण से वे लोग एक दूसरे के साथ और करीबी से जुड़कर एक जो है कलेक्टिविटीज़ बनाते हैं, समूह बनाते हैं। तो उन समूहों के बारे में हम सबसे पहले पढ़ेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे, हमारे टॉपिक का नाम है सोशल ग्रुप्स एंड सोसाइटी, यानी सोसाइटी के अंदर कुछ समूह, उनको आज हम पढ़ेंगे। विन समूह के क्या क्या नाम है, किस तरह से वे बनते हैं और किस तरह से वे कार्य करते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, सबसे फटाफट स्टार्ट करते हैं। पहले तो हम किताब के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, यानी कि बुक के अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे, फिर मैं आपको सीधी सरल आसान भाषा में इसका सार समझाऊंगा, इसको अच्छी तरह से आपको समझाऊंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन सोशल लाइफ, यानी कि हालांकि आपने पढ़ा होगा, इससे पहले चैप्टर में भी स्टूडेंट से आप पढ़ चुके हो कि सोशियोलॉजी क्या है। तो सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन सोशल लाइफ, यानी कि समाजशास्त्र जो है वो मानव के सामाजिक जीवन का अध्ययन करता है, यानी कि काम ही समाजशास्त्र का केवल और केवल समाज जो से सामाजिक ये व्यक्ति होता है, व्यक्ति, हालांकि मैं आपको बता दूं कि कोई भी ह्यूमन स्टूडेंट्स जो ये मानव जाति है होती है, वो एक सामाजिक प्राणी ही होता है। तो उसका सीधा सा अर्थ ये है, आपने पहले पढ़ा था, पहले चैप्टर में मैंने बताया था कि सोशल एनिमल एक मानव होता ही है, ह्यूमन। वो इसलिए क्योंकि उसका जीवन जो है वो समाज के अंतर्गत ही वो व्यतीत कर सकता है, इसीलिए मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। तो उस सामाजिक प्राणी की जो इंटरेक्शन, कम्युनिकेट या इस तरह की जो और एक्टिविटीज़ है, उसके कनेक्शन, जो उसकी बॉन्डिंग, उसके जो उसके संबंध है, जो उसका व्यवहार है, उसको पढ़ना काम है सोशियोलॉजी का। तो इस तरह से अब वे जो उनके कार्य व्यवहार है, उसके कारण से वे बहुत सारे ग्रुप्स बनाते रहते हैं। उन ग्रुप्स को हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, इस टॉपिक में पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। A defining feature of human life is that humans interact, communicate and construct social collectivities, यानी कि स्टूडेंट्स मानवीय जीवन की एक पारिभाषिक विशेषता यह है कि मनुष्य जो है वो परस्पर अंतःक्रिया, यानी कि इंटरेक्शन उसका होता रहता है, परस्पर अंतःक्रिया करता है, कम्युनिकेट करता है, यानी कि हिंदी में इसको बोलते हैं संवाद करना, बातचीत करना, वो बातचीत करता है और सामाजिक सामूहिकता को बनाता भी है, यानी कि सोशल कलेक्टिविटीज़ को बनाता है। वो लोगों के साथ जुड़कर, भले ही वो लंबे समय के लिए या फिर कम समय के लिए या स्वार्थवश या परिस्थितिवश जो उसका एक ग्रुप बन जाता है, तो उसको निभाता है। इस तरह से कलेक्टिविटीज़, जो सोशल कलेक्टिविटीज़ है, वो ह्यूमन सोशल लाइफ का या ह्यूमन का एक फीचर है, एक उसका गुण है, एक उसकी पहचान की तरह से वो काम करता है। आइए इसमें आगे देखा क्या कहा गया है। उसमें बताया गया स्टूडेंट्स की द कंपैरेटिव एंड हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ सोशियोलॉजी ब्रिंग्स होम टू अपारेंटली क्या होता है स्टूडेंट्स कि जाहिर तौर पर, यानी कि सामने है, प्रत्यक्ष है, बिल्कुल इनोक्यूअस फैक्ट्स, यानी कि अहानिकारक तथ्य है। तो इसका अर्थ ये है स्टूडेंट्स कि समाजशास्त्र का अगर हम बात की जाए उसकी तुलनात्मक और ऐतिहासिक दृष्टिकोण की, तो दो बातें सामने निकल के आती हैं, यानी कि दो बातें जाहिर होती हैं, दो बातें जो अहानिकारक तथ्य हैं वे सामने आते हैं। इनोक्यूअस यानी कि अहानिकारक तथ्य जो है वो सामने आते हैं। उनमें सबसे पहले क्या, द फर्स्ट दैट इन एवरी सोसाइटी वेदर एंशिएंट और फ्यूडल और मॉडर्न
एशियन और यूरोपियन और अफ्रीकन ह्यूमन ग्रुप्स आर कलेक्टिविटीज एग्जिस्ट। यानी कि स्टूडेंट्स पहला उसमें से जो एक खासियत है, एक विशेषता है, वो यह है कि प्रत्येक जो समाज है वो कैसा भी समाज हो, भले ही उसमें से एंशियंट यानी कि प्राचीन हो, फ्यूडल हो यानी कि सामंतीय हो, या फिर मॉडर्न हो आज का मीन्स क्या कि फिलहाल के टाइम पर जैसे कि आपको पता ही है कि मोनार्की लगभग समाप्त हो चुका है, डेमोक्रेसी किसी भी रूप में हो ज़्यादातर जो है सभी जगह पर लागू है। तो इस तरह से समाज चाहे पुराना हो, नया हो, सामंती हो, एशियन हो, यूरोपियन हो या अफ्रीकन हो, लेकिन उसमें एक चीज़ जो है विद्यमान रहती है, एक चीज़ हमेशा कॉमन रही है स्टूडेंट्स, वो है कि मानवीय समूह और सामूहिकताओं का विद्यमान रहना। यानी कि जो सोशल कलेक्टिविटीज़ है वो भले ही कभी का और किसी भी रीजन का सोसाइटी हो, समाज हो, उसमें एक चीज़ कॉमन होगी ही, वो है सोशल कलेक्टिविटीज़ यानी कि सामाजिक सामूहिकताएं उसमें विद्यमान रहती ही है स्टूडेंट्स, सामूहिकताएं उसमें होती ही है। दूसरा स्टूडेंट द सेकेंड दैट द टाइप ऑफ ग्रुप्स एंड कलेक्टिविटीज आर डिफरेंट इन डिफरेंट सोसाइटीज। दूसरा इसमें क्या बताया गया स्टूडेंट्स कि ये जो विभिन्न समाजों में समूह या फिर सामूहिकताओं के जो प्रकार हैं वे अलग अलग होते हैं। स्टूडेंट्स इसमें बताया गया कि प्राचीन समय में भी सामूहिकताएं होती थी, आज के मॉडर्न टाइम में भी सामूहिकताएं यानी कलेक्टिविटीज़ होती हैं। अफ्रीकन हो या अमेरिकन हो या यूरोपियन हो या एशियन हो, किसी भी रीजन से हो, वहाँ पर आपको सोशल कलेक्टिविटीज़ मिलेगी ही, और ये भी संभव है और होता ही है, मैंडेटरी आप उसको बोल सकते हैं कि विभिन्न जो समाज होते हैं उनमें, विभिन्न जो सोसाइटीज़ होती हैं उनमें अलग अलग तरह की सामूहिकताएं देखने को मिलती हैं। चलिए स्टूडेंट्स इससे आगे पढ़ते हैं। Any gathering of people does not necessarily constitute a social group। यानी कि यह जरूरी नहीं है, यह आवश्यक नहीं है कि किसी भी तरह से लोगों का इकट्ठा होना जो है वो सामाजिक समूह बनाए। यानी कि स्टूडेंट्स मैं पहले भी आपको जिक्र किया था इस चीज़ का कि ऐसा नहीं होता कि एक जगह पर कुछ लोग कुछ समय के लिए इकट्ठा हो जाए और हम उसको समाज या कोई समूह करार दे दे, ये संभव नहीं है, ये जरूरी नहीं है। यानी उसको हम एग्रीगेट तो बोल सकते हैं, समुच्चय बोल सकते हैं, लेकिन समूह नहीं बोल सकते, समाज नहीं बोल सकते। तो स्टूडेंट्स आइए इसमें देखते हैं आगे। एग्रीगेट्स आर सिंपली collection of people who are in the same place at same time but share no definite connections with one another। यानी कि जो समुच्चय एग्रीगेट है वो सिर्फ लोगों का जमावड़ा होता है जो एक समय में एक ही स्थान पर एकत्र होते हैं, लेकिन एक दूसरे से कोई निश्चित संबंध नहीं रखते। जिसका कि मैं उदाहरण अगर आपको दूं, जिसको कि किताब में एग्जाम्पल आपका दिया गया है, वो क्या है स्टूडेंट्स कि पैसेंजर्स वेटिंग एट ए रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट और बस स्टॉप और ए सिनेमा ऑडियंस आर एग्जाम्पल ऑफ एग्रीगेट्स। यानी कि अगर बात की जाए इसके उदाहरण के तौर पर, तो जैसे कि रेलवे स्टेशन हुआ, हवाई अड्डा हुआ या बस स्टॉप, तो उनमें जो प्रतीक्षा करने वाले जो यात्री है, या फिर सिनेमा यानी कि सिनेमा हॉल में जो दर्शक होते हैं जो मूवी देखने के लिए गए होते हैं, वे उसका एक उदाहरण है कि वे एक निश्चित काम के लिए सभी एक ही तरह का उनका स्वार्थ है, उद्देश्य है, उसके लिए एक ही स्थान पर सेम टाइम पर इकट्ठा होते हैं। लेकिन चूंकि वो एक समुच्चय तो हो सकता है, क्योंकि उनका जो स्वार्थ है, एम है, या जो उनका कनेक्शन है वो चिरस्थायी नहीं होता स्टूडेंट्स, इसलिए वो एक समाज या समूह नहीं बनता। उसको हम समूह की श्रेणी नहीं दे सकते, उसको एक समूह नहीं बता सकते। लेकिन हाँ, हम उसको अगर कोई इस तरह से लोग इकट्ठे होते हैं, कोई अपना जिनका केवल एक ही तरह से संबोधित किया जाए, जैसे कि कोई मूवी देखने वाले हैं उनको हम संबोधित करते हैं कि ये ऑडियंस हैं, रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट पर बैठे हैं तो पैसेंजर हैं, तो इसका मतलब क्या है, उनको एक ही नाम से पुकारा गया है और वो एक ही स्वार्थ से, एक ही काम से, एक ही उद्देश्य से वहाँ इकट्ठे हुए हैं सेम टाइम पर, तो वो एक अर्ध समूह तो हो सकता है, एक क्वेज़ाई जो है वो ग्रुप हो सकता है, क्वेज़ाई ग्रुप हो सकता है। चलिए इसको आगे पढ़ते हैं।
सच एग्रीगेट्स आर ऑफन टर्म्ड एज क्वाज़ाई ग्रुप्स, यानी कि इस तरह का जो समुच्चय होगा वो समुच्चय को अक्सर अर्ध समूह का नाम दिया जाता है। उनको हम क्वाज़ाई ग्रुप बोल सकते हैं, अर्ध समूह बोल सकते हैं, लेकिन उनको समूह नहीं बोल सकते। स्टूडेंट्स, मैं अब आपको सीधी सरल आसान भाषा में बताता हूँ क्या और क्यों। तो सीधा सा अर्थ ये है स्टूडेंट्स कि किसी भी रीजन का, किसी भी टाइम पीरियड का समाज रहा हो, उसमें एक खासियत होती है सोशल कलेक्टिविटीज़, सामाजिक सामूहिकताएं बनाना। और समूह या सामूहिकताएं क्या होती है स्टूडेंट्स, यानी कि जब कुछ लोग मिलकर एक समूह का निर्माण करते हैं तो उसका अर्थ होता है कि वे किसी न किसी रूप में संबंधित है, उनका कोई उद्देश्य है, एक तरह के वे लोग हैं और उनका जो टाइम है आपस में बॉन्डिंग का, कनेक्शन का, वो लंबा है। तो उस तरह से उसको हम एक ग्रुप बोल सकते हैं, यानी कि वे उसमें एक कल्चर को शेयर करते हैं, नॉर्म्स को शेयर करते हैं, इंटरेस्ट उनके एक ही है, रुचियाँ उनकी एक ही है, उनका जो लाभ है, उनका जो स्वार्थ है वो एक है। तो इस तरह से वो सोशल ग्रुप होगा। लेकिन अगर वो बहुत कम समय के लिए उनका उद्देश्य या स्वार्थ है और बहुत कम समय के लिए एक ही जगह पर उपस्थित होते हैं, फिर भी वे एक ही तरह के लोग हैं और एक ही नाम से उनको पुकारा जाता है, जैसे कि सिनेमा ऑडियंस हुआ या फिर पैसेंजर्स, तो हम उनको क्वाज़ाई ग्रुप बोल सकते हैं। वो ग्रुप नहीं होगा, क्वाज़ाई ग्रुप होगा। तो इससे ये क्लियर हो जाता है कि अगर आपसे पूछा जाए कि क्वाज़ाई ग्रुप और ग्रुप में क्या डिफरेंस है, तो स्टूडेंट्स आप बता दोगे, मुझे ऐसा उम्मीद है। तो स्टूडेंट्स फटाफट आगे चलते हैं। और उसमें एक बात और है कि इसमें हम की भावना, यानी कि वी, यानी कि हम, जो हम की भावना है वो मिलती है ग्रुप में, जबकि वो क्वाज़ाई ग्रुप में नहीं होती। ये डिफरेंस है। क्वाज़ाई ग्रुप में सेम जो उनका कल्चर है, नॉर्म्स हैं, जो उनके और इस तरह की वैल्यूज़ हैं, वो शेयर नहीं करते, वो सबकी अलग अलग होती है। वो सिर्फ एक कार्य के लिए एक जगह पर कुछ समय के लिए उपस्थित होते हैं। तो ये भी उसमें एक डिफरेंस है स्टूडेंट्स। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये डिफरेंस समझ में आ गया होगा। आइए इससे आगे पढ़ते हैं। यहाँ से देखते हैं हम कि ए सोशल ग्रुप कैन बी सेड टू हैव एटलीस्ट द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि जो एक सामाजिक समूह है उसमें कम से कम जो निम्नलिखित जो आपके समूह हैं ये विशेषताएं तो होनी ही चाहिए। कौन सी स्टूडेंट? सबसे पहले परसिस्टेंट इंट्रैक्शन और प्रोवाइड कंटिन्यूटी, यानी कि परसिस्टेंट क्या होता है स्टूडेंट्स? दृढ़, दीर्घ समय तक, लंबे समय तक, यानी कि जो निरंतरता के लिए दीर्घ स्थायी अंतः क्रिया, जो उनके बीच कम्युनिकेशन है, जो उनके बीच इंट्रैक्शन है, वो लंबे समय के लिए दृढ़ होना चाहिए। अगला पॉइंट स्टूडेंट्स इसमें है कि ए स्टेबल पैटर्न ऑफ दीज इंट्रैक्शन, यानी कि इन अंतः क्रियाओं का जो है एक स्थिर पैटर्न या प्रतिमान होना चाहिए। तीसरा है स्टूडेंट्स इसमें ए सेंस ऑफ बिलोंगिंग टू आइडेंटिफाई विद अदर मेंबर्स, दैट इज ईच इंडिविजुअल इज कॉन्शियस ऑफ द ग्रुप इटसेल्फ एंड इट्स ओन सेट ऑफ रूल्स, रिचुअल्स एंड सिंबल्स, यानी कि अन्य सदस्यों के साथ एक सी पहचान बनाने के लिए अपनत्व की भावना, हम की भावना, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति समूह के प्रति और इसके नियमों, अनुष्ठानों, प्रतीकों के प्रति जो है वो सचेत हो। स्टूडेंट्स, इसमें जो आया है रूल्स यानी कि जो उसके नियम है, रिचुअल्स यानी कि उसके अनुष्ठान, सिंबल्स जो उसके प्रतीक हैं, तो उसके प्रति जो है वे सचेत होने का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? कि वे सभी उनका सम्मान एक साथ करते हों, उनको सभी ने एक साथ स्वीकार किया हुआ हो। आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, इसमें जो नंबर ये 4th है, शेयर्ड इंटरेस्ट, यानी कि साझी रुचि, जो उनका इंटरेस्ट है वो सभी का साझा होना चाहिए, यानी कि सभी का एक ही उद्देश्य, एक ही रुचि होनी चाहिए। स्टूडेंट्स, उद्देश्य का मतलब ये नहीं कि सबका एक ही उद्देश्य होगा स्टूडेंट्स, लेकिन रुचियाँ, चूंकि एक समाज में संबंधित लोग रह रहे हैं उसको वो तो समाज है ही स्टूडेंट्स, लेकिन उनमें से भी अगर कोई ग्रुप बनाता है तो जाहिर सी बात है वे सभी एक ही तरह की रुचियां रखते होंगे, इसलिए वे एक जगह पर उपस्थित रहते हैं लंबे समय तक। तो स्टूडेंट्स उसको बोलते हैं साझी रुचि, यानी कि सभी का एक ही स्वार्थ, एक ही उद्देश्य या एक ही रुचि का होना। आगे स्टूडेंट्स इसमें है नंबर जो 5th है, सामान्य मानकों और मूल्यों को अपनाना।
एक्सेप्टेंस ऑफ कॉमन नॉर्म्स एंड वैल्यूज, नॉर्म्स यानी कि मान्यताएं, वैल्यूज यानी कि मूल्य। तो स्टूडेंट्स हालांकि आपके सिलेबस का ये हिस्सा नहीं है, लेकिन फिर भी चूंकि ये वर्ड यूज किया गया है वैल्यूज, तो वो है क्या मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। मूल्य, वैल्यूज क्या होता है? तो वैसे तो ये एक जो टॉपिक एक टर्म है वो कहीं ना कहीं फिलोसफी से आई हुई है, दर्शन शास्त्र से आई हुई है, और उसका बड़ा व्यापक सा एक अर्थ निकलता है जिसको कि बड़े ही कठिन सी लैंग्वेज में समझना पड़ता है। लेकिन मैं आपको सीधी सरल भाषा में अगर आपको परोसने का प्रयास करूं तो स्टूडेंट्स ये होगा कि वैल्यूज वे चीज़ें हैं जिन्हें हम यानी कि अंतरात्मा से उनको स्वीकार करते हैं, उनको मानते हैं। वैल्यूज इंडिविजुअल भी होती है, पूरे ग्रुप की भी होती है स्टूडेंट्स, और एक नेशन की भी होती है। तो वैल्यूज अलग अलग होंगी और इंडिविजुअल लेवल से लेकर एक पूरे नेशनलिटी के हिसाब से, नेशन के हिसाब से वैल्यूज होती हैं। तो जैसे कि ये रिलीजन की वैल्यूज़ होती हैं, बहुत से रिलीजन से कि हिंदू समाज में आप मान लो तो उसकी जो वैल्यूज़ है वो सत्य और अहिंसा है स्टूडेंट्स, यानी कि सच बोलना और हिंसा से परे रहना। तो लगभग सभी जो है रिलीजन की ये खासियत होती है, उसकी वैल्यूज़ होती है। किसी में ये वैल्यूज़ के जो है स्टूडेंट्स, इसको एक अगर हम क्रम में रख दे, एक हायरार्किकल इसको रख दे, तो ये ऊपर नीचे हो सकता है किसी ग्रुप में, किसी सोसाइटी में या किसी रिलीजन में। जैसे कि हिंदू धर्म में सत्य और अहिंसा, लेकिन अहिंसा को सत्य से ऊपर रखा गया है। यानी कि इसमें यह बताया गया है स्टूडेंट्स, हिंदू धर्म में जो ज़्यादा लोगों की मान्यताएं हैं उसमें वैल्यूज़ की अगर हम बात की जाए तो उसमें यह है स्टूडेंट्स कि सत्य बोलना जरूरी है, लेकिन उससे पहले अहिंसा ज़्यादा जरूरी है। अब आप कंफ्यूज ना हो, उसमें मैं बता रहा हूँ आपको। सपोज करो कि कोई जैसे कि ये नहीं होता कि जहाँ पर ये जानवर कटते हैं या इस तरह का कोई कसाई खाना वगैरह, शेल्टर हाउसेस जो भी होंगे, तो इसमें होता क्या है कि जानवरों को मारा जाता है, काटा जाता है, एक प्रोसीजर है। तो उसमें होता क्या है, सपोज करो कि कोई कसाई या कोई और उसको लेकर जा रहा है और रास्ते में अगर कि कोई एक व्यक्ति या कोई ऐसा ब्राह्मण हो या कोई ज़्यादा अपने वैल्यूज़ में, अपने रिलीजन की वैल्यूज़ में अगर ज़्यादा विश्वास रखता हो, वो वहाँ आ गया तो और उसके हाथ से, कसाई के हाथ से वो जो वो है छूटकर वो कोई भैंस गाय या छूटकर वहाँ से चली गई और वो उस ब्राह्मण को अगर दिख गई, तो कुछ देर के बाद वो कसाई आकर उससे मिलेगा तो पूछेगा कि आपने क्या यहाँ से फला कोई एनिमल जो है जाते हुए देखा है। तो स्टूडेंट्स उसके सामने दुविधा हो गई। अगर वो ये बोलेगा कि हाँ मैंने देखा और इस रास्ते से हो गया है, तो जाहिर सी बात है वो उसको पकड़ लेगा और शेल्टर हाउस में ले जाएगा। तो जाहिर सी बात है वो हिंसा होगी। हालांकि ये हिंसा मानी नहीं जाती, वो सिर्फ एक प्रोसीजर होता है। और लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊं कि जैसे रिस्ट्रिक्शंस तो है हमारे यहाँ पर, गायें और इस तरह के जो है जानवरों को नहीं मारा जाता तो है ही, लेकिन उन्हें छोड़कर बाकी को तो किया जाता है। तो इस तरह से वो तो अलग अलग से, मैं तो सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ स्टूडेंट्स कि किस उसके सामने जो दुविधा हो गई तो वैल्यूज़ में से फिर वो चूज करेगा सत्य और हिंसा में से। यानी कि अगर वो सही बताएगा तो हिंसा होगी, और अगर वो झूठ बोलेगा तो जो उसका सत्य वाला जो उसकी वैल्यू है वो कहीं ना कहीं खतरे में पड़ जाती है, वो उसका समझौता करता है वहाँ पर। तो जाहिर सी बात है कि वो ये उसको गलत बताएगा रास्ता, तो जाहिर सी बात है वो अहिंसा को पहले नंबर पर रख रहा है। यानी कि अगर उसके झूठ बोलने से वो बच जाता है जानवर, तो जाहिर सी बात है इस तरह से ये होता है कहीं ना कहीं कन्फ्लिक्ट इन वैल्यूज़, संघर्ष एक उत्पन्न हो जाता है वैल्यूज़ के अंदर। ये तो बाद की बात है, फिलोसफी की बातें हैं, वो अब आपको बाद में पढ़ने के लिए मिलेंगी। लेकिन मैं आपको सिर्फ समझाने का प्रयास कर रहा था स्टूडेंट्स कि ये होते क्या है वैल्यूज़। वैल्यूज़ इंडिविजुअल भी होते हैं, कुछ मान्यताएं, कुछ ऐसी चीज़ें जो अंतरात्मा से हम जिनको स्वीकार करना चाहते हैं और स्वीकार करते भी हैं। वो हमारे इंडिविजुअल हो सकते हैं, हमारे फैमिली के हो सकते हैं, हमारे कास्ट रिलीजन के, हमारे नेशन के हो सकते हैं। एनसीईआरटी ने भी बताया है, आप कभी गूगल करके देखना कि हमारे वैल्यूज़ कितने हैं, उनकी संख्या बहुत है। तो इस तरह से वैल्यू जो है वो होते हैं स्टूडेंट्स। तो ये ग्रुप की यानी कि एक समूह की खासियत होती है कि वो जो है कॉमन जो वैल्यूज इसको शेयर करते हैं। यानी कि इंडिविजुअल तो आपके कोई भी वैल्यूज हो सकते हैं, लेकिन कुछ वैल्यूज जो हैं वो एक सोसाइटी या ग्रुप लेवल पे होंगे जो सभी जो है कॉमन रूप से इसको फॉलो करेंगे। और इसमें लास्ट है स्टूडेंट्स,
ए डिफाइनेबल स्ट्रक्चर, यानी कि एक परिभाषित संरचना, यानी कि उसकी एक संरचना जरूर होगी स्टूडेंट्स। कुछ समय के लिए अगर कुछ लोग इकट्ठे होते हैं तो उसके अंदर संगठन या संरचना का अभाव होता है स्टूडेंट्स, इसलिए उसे क्विज़ाई ग्रुप बोल सकते हैं, ग्रुप नहीं बोलते। उससे एग्रीगेट यानी जो समुच्चय है उसको हम क्विज़ाई ग्रुप बोल सकते हैं, ग्रुप नहीं बोल सकते। लेकिन जो एक ग्रुप होगा उसके अंदर एक जो है वो परिभाषित संरचना, यानी कि उसको परिभाषित किया जा सकता है स्ट्रक्चर को, तो ऐसा होगा ही तब वो ग्रुप होगा। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स कि आपकी समझ में आ गया होगा कि ग्रुप क्या है और क्विज़ाई ग्रुप क्या है। तो इससे आगे के जो चैप्टर्स हैं, इसके आगे के जो टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के अंदर जो टर्म्स हैं उनको हम पढ़ेंगे, किस किस प्रकार के कितने कितने जो है ग्रुप्स होते हैं और वे क्या क्या है, उन सभी को हम पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। इससे आगे का जो हम ग्रुप पढ़ेंगे वो अगली जो वीडियो, अगली जो क्लास में, लेसन में मैं आपको बताऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।